हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर से जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछा हुआ है सभी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बन रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, उससे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं। बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होता है? यानी कि सबसे कम कह रहा है ना। क्या कह रहा है दोस्तों? यानी कि सबसे कम कह रहा है ना। और देखिए दोस्तों, यानी कि सबसे कम जो होगा है ना, सबसे कम वाला जो होगा जिसका यानी कि एचपी देखिए कम हो, साथ ही साथ यानी कि एचपी कम हो, ठीक है। और उसके साथ साथ यानी कि आरपीएम जो होगा वो यानी कि सबसे ज़्यादा हो। जिसका आरपीएम यानी कि सबसे क्या हो, यानी कि ज़्यादा हो। अगर जिसका आरपीएम ज़्यादा होगा और एचपी यानी कि कम होगा, उसका जो शाफ्ट का व्यास होगा यानी कि सबसे बड़ा होगा। ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कह रहा है यानी कि 20 एचपी 2880 आरपीएम, तो आरपीएम तो इसमें ज़्यादा है भाई। और बी में जो दिया है 20 एचपी और 1400 यानी कि 40 आरपीएम दिया है, लेकिन इसका आरपीएम जो है यानी कि कम है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए के हिसाब से, है ना। सी में दिया है 960 आरपीएम, तो ये भी यानी कि कम है, बी के हिसाब से भी कम है और सी के ए के हिसाब से भी कम है। और डी में जो दिया है यानी कि 730 आरपीएम दिया है, ये सबसे यानी कि कम है। और हमको पहचानना था यानी कि जिसका ब्याज सबसे यानी कि कम हो। तो देखिए यानी कि जिसका आरपीएम सबसे ज़्यादा होगा उसका ब्याज क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 20 एचपी और 2880 आरपीएम। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रेरण मोटर के जनरेटर का आकार होता है कौन सा? यानी कि प्रेरण मोटर के, है ना। प्रेरण मोटर के यानी कि जनरेटर का आकार जो होता है किस प्रकार का होता है, ठीक है ना। आकार जो होता है किस प्रकार का होता है, तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है यानी कि खोखला बेलन प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? इसका जो आकार होता है यानी कि खोखला बेलन प्रकार का होता है ना, यानी कि खोखला बेलन प्रकार का होता है। ऑप्शन किस में दिया है? खोखला बेलन। ए में करा यानी कि गोलाकार, तो गोलाकार नहीं होता है ना। क्यूब यानी कि घन के आकार की भी नहीं होता। ये जो होता है खोखला बेलन के आकार का होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति डैश है। ए में करा यानी कि समान रहती है, बी में करा यानी कि कम हो जाती है, सी में करा यानी कि बढ़ जाती है और डी में करा यानी कि अनिश्चित रहती है। तो देखिए यानी कि इसका जो उत्पन्न आवृत्ति होता है ये यानी कि कम हो जाता है। पहले से क्या हो जाता है? यानी कि कम हो जाता है ना। पहले जो होता है ना उससे यानी कि कम हो जाता है। ऑप्शन किस में दिया है कम हो जाता है? ए में करा यानी कि समान, तो समान नहीं रहता है भाई। ये जो होता है यानी कि कम हो जाता है, जो कि ऑप्शन यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, यदि मोटर वाइंडिंग मोटर में लोहे से बने किसी हिस्से के संपर्क में आती है तो डैश होता है। और देखिए दोस्तों, यानी कि अगर संपर्क में आया है ना, अगर संपर्क में आया लोहा किसी यानी कि बॉडी के संपर्क में भी आ सकता है ना, तो उसमें जो होगा दोस्तों यानी कि अर्थ फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगा, है ना। अर्थ वाला जो फॉल्ट होगा ये उत्पन्न हो जाता है। अर्थ वाला यानी कि फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है, यानी कि अर्थ दोष उत्पन्न हो जाता है। ए में कह रहा खुला परिपथ दोष, तो खुला परिपथ दोष नहीं होता है ना। लघु परिपथ दोष होगा ना, शॉर्ट सर्किट होता है। इसके कारण ओनली फॉर यानी कि शॉर्ट सर्किट यानी कि अर्थ फॉल्ट, है ना। अर्थ फॉल्ट उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है अर्थ फॉल्ट। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ओपन कॉइल वाइंडिंग प्रयोग की जाती है ना। ओपन कॉइल, ठीक है। ओपन कॉइल यानी कि वाइंडिंग किस में प्रयोग की जाती है भाई, उसके बारे में हमको बताना है। और देखिए दोस्तों, यानी कि ओपन कॉइल वाइंडिंग जो प्रयोग किया जाता है ना, मेनली रूप से ये प्रयोग किया जाता है ओनली फॉर एसी मशीन में। किसमें? एसी मशीन में ओपन कॉइल वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। किसमें? एसी मशीन में। ए में कहा डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में नहीं करते हैं ना। एसी और डीसी दोनों मशीन में किया जाता है ना। ओनली फॉर यानी कि एसी मशीन में इसका उपयोग किया जाता है ओपन कॉइल वाइंडिंग का। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, बेयरिंग खराब होने की वजह से मोटर डैश गति से चलने लगती है। अगर बेयरिंग मोटर का खराब हो, है ना, अगर बेयरिंग खराब हो तो क्या, यानी कि उसका जो रोटेशन का दिशा है जिस गति से यानी कि चल रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हमको बताना है। ए में कहा यानी कि धीमी हो सकता है भाई, धीमी कर चलेगा। ऊँच तो नहीं चलेगा भाई, और ना बहुत ऊंच भी नहीं चलेगा, ना सामान्य नॉर्मल से चलेगा। ये जो होगा यानी कि धीमी चलेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। संतुष्ट कर रहा है ऑप्शन ए। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में, इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क जब पैदा होता है, ए में कहा रोटर प्रतिघात और स्टेटर प्रतिघात बराबर हो, बी में कहा रोटर प्रतिघात और स्टेटर प्रतिघात से अधिक हो तो अधिक नहीं होगा भाई, रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात से कम भी नहीं होगा, रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात आपस में क्या हो, बराबर हो। तो देखिए दोस्तों, यानी कि सबसे अधिक वाली बात हमसे कह रहा है जब टॉर्क यानी कि उत्पन्न कब करेगा, सबसे ज़्यादा, है ना। तो चलिए, टॉर्क सबसे ज़्यादा उत्पन्न की अगर बात किया जाए, है ना, टॉर्क अगर सबसे ज़्यादा उत्पन्न करेगा तो रोटर प्रतिरोध के बराबर में, है ना, रोटर प्रतिरोध के बराबर में यानी कि रोटर प्रतिघात भी होना चाहिए, ठीक है, रोटर प्रतिरोध के बराबर में यानी कि रोटर प्रतिघात, ठीक है, रोटर प्रतिघात होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है तो रोटर प्रतिरोध और स्टेटर, तो स्टेटर से मतलब नहीं है, और रोटर प्रतिरोध के साथ साथ यानी कि रोटर प्रतिघात भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी संतुष्ट कर रहा है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंडक्शन मोटर डैश के समान सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि इंडक्शन मोटर जो है ना, इंडक्शन मोटर जो है यानी कि किसके समान सिद्धांत पे यानी कि वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इंडक्शन मोटर जो अकॉर्डिंग टू यानी कि कंपैरिजन में देखा जाए यानी कि समान सिद्धांत पे जो वर्क करता है, ये ट्रांसफार्मर के, है ना, ट्रांसफार्मर के समान सिद्धांत पे यानी कि वर्क करता है। ऑप्शन किस में दिया है, ट्रांसफार्मर, ए में कहा डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर के समान सिद्धांत पे इंडक्शन मोटर वर्क नहीं करता है, ना डीसी मोटर के सिद्धांत पे वर्क करता है, ये जो करता है वर्क ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे वर्क करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है, तो ट्रांसफार्मर करंट और वोल्टेज को बढ़ा घटा सकता है, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी को ये यानी कि समान मात्रा में यानी कि रखता है, ना फ्रीक्वेंसी को ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है, किसके लिए करा, यानी कि संचालन के लिए करा, ठीक है। और संचालन के लिए दोस्तों ये जो प्रयोग करता है ना, संचालन के लिए ओनली फॉर चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करेगा, है ना, चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करेगा, किस कौन सा प्रभाव का, चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करेगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, चुंबकीय प्रभाव, ए में करा तापन प्रभाव, तो तापन प्रभाव का प्रयोग नहीं करता है, ना रासायनिक प्रभाव का भाई, ना विद्युत स्थैतिक प्रभाव का, ओनली फॉर चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, चुंबकीय प्रभाव। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण डैश होता है, किसमें करा, यानी कि 3 फेज में। अगर 3 फेज की बात कर रहा है तो 120 डिग्री हो जाएगा, अगर सिंगल फेज की बात करता तो यानी कि 90 डिग्री होता। अब यानी कि डिसाइड करना है कि सिंगल फेज की बात हो रहा है यहाँ पे कि 3 फेज का, तो 3 फेज का बात हो रहा है तो 120 डिग्री जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ए में दिया है 90 डिग्री, ये सिंगल फेज का है, किसका है, सिंगल फेज का है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोई बहुफेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज RYB सप्लाई से जोड़ा जाता है, मोटर के घूर्णन की दिशा को डैश परस्पर बदला जा सकता है। ए में करा केवल R और Y, नहीं भाई, किन्हीं 2 फेज को अगर बदल देंगे तो इसका रोटेशन का दिशा जो होगा क्या हो जाएगा, यानी कि रोटेशन का दिशा यानी कि बदल जाएगा, चाहे या R को बदलेंगे, चाहे Y को बदलेंगे, चाहे B को बदलेंगे, किसी आपस को यानी कि किसी आपस में यानी कि दो को अगर बदला दिया जाएगा, अगर R B को बदलते हैं तो फिर भी रोटेशन का दिशा उल्टा हो जाएगा, अगर R Y को बदलेंगे फिर भी रोटेशन का दिशा उल्टा हो जाएगा, अगर Y B को बदलेंगे फिर भी रोटेशन का दिशा उल्टा हो जाएगा, अगर R Y को बदलेंगे फिर भी रोटेशन का दिशा उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि किसी 2 को अगर आपस में बदल दिया जाएगा तो यानी कि उसका रोटेशन जो घूम रहा है जिस दिशा में, उससे यानी कि विपरीत दिशा में यानी कि घूमने लगेगा। ए में करा केवल R और Y, बी में करा केवल 2 R और B, सी में दिया है केवल R और Y फेज, और डी में दिया है कोई भी 2 फेज। तो कोई भी 2 फेज को अगर बदल दिया जाएगा तो उसका रोटेशन का दिशा चेंज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति डैश होती है। तो दोस्तों यानी कि रोटर करंट का जो आवृत्ति होता है ये यानी कि FR बराबर जो होता है यानी कि SF होता है, क्या होता है, SF होता है, ठीक है, स्लिप गुने फ्रीक्वेंसी होता है। SF को क्या कहेंगे, स्लिप गुने फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे, स्लिप गुने फ्रीक्वेंसी किस में दिया है, ए में करा सप्लाई आवृत्ति बटा स्लिप के बराबर, तो बट्टा में तो नहीं होता है भाई, मल्टीप्लाई में होता है। बी में दिया है हमेशा सप्लाई आवृत्ति के बराबर, तो बराबर नहीं होता है। और सी में दिया है
हमेशा सप्लाई आवृत्ति से अधिक भी नहीं होता है। सी में कहा स्लिप गुने सप्लाई आवृत्ति के बराबर होता है। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन डी में दिया है, क्योंकि डी संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि एफ आर बराबर जो होता है यानी कि एस एफ होता है, ठीक है, स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है, किसके लिए, यानी कि स्लिप रिंग के लिए, है ना। स्लिप रिंग के लिए यानी कि कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है स्लिप रिंग के लिए। और देखिए दोस्तों यानी कि स्लिप रिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है ना, मेनली रूप से इसका उपयोग किया जाता है तांबा का। किसका, यानी कि तांबा का उपयोग किया जाता है स्लिप रिंग के लिए। ए में करा कार्बन का, तो कार्बन का उपयोग नहीं करते हैं, ओनली फॉर तांबा का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न है यदि डायरेक्ट कनेक्टेड डेल्टा मोटर का शुरुआती बल अघूर्ण 100% हो तो स्टार कनेक्टेड 3 फेज प्रेरण मोटर के शुरुआती बल अघूर्ण का प्रतिशत क्या होगा। देखिए यानी कि शुरुआती वाला हमसे पूछ रहा है, और अगर शुरुआती की बात है तो सबसे पहले क्या करना होगा भाई, स्टार्टिंग टॉर्क कितना है, तो स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि 100 है। अब यानी कि 3 फेज का है तो 3 फेज इसको यानी कि डिवाइड कर दीजिए, और आता है कितना, यानी कि 33.33% आएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में करा 300% और 300% नहीं होगा, ये जो होगा यानी कि 33.3% होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की उतनी ही रेटिंग वाले स्क्विरल गेज मोटर से तुलना किस तरह से की जा सकती है। ए में करा इसकी रखरखाव लागत कम है, बी में इसकी निर्माण लागत सरल है, सी में यह महंगी है, डी में करा इसके स्टार्टिंग गुण अच्छे नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू यानी कि दोनों को अगर कंपेरिजन किया जाए तो यानी कि जो रेट है यानी कि रेट के अकॉर्डिंग इस दोनों में यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो राइट आंसर यानी कि ये महंगा है, ये संतुष्ट कर रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, जॉगिंग ऑपरेशन को डैश भी कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि जॉगिंग को यानी कि इचिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जॉगिंग को, यानी कि इचिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, जॉगिंग को इचिंग किस में दिया हुआ है, ए में करें इनकी स्टॉपिंग, तो स्टॉपिंग इसको नहीं कहते हैं भाई, ना स्ट्रांगटी कहा जाता है, ना ब्रेकिंग कहा जाता है। जॉगिंग को इचिंग भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।